Hello everybody, my name is Abhishek. I welcome you on the behalf of Insight SSB. Today I'll be teaching you and I'll be telling you what exactly mathematics is. I will be your mathematics educator for CDS examination. The way I am going to teach is exactly the same that is required to clear this examination with very good marks. मैं आप लोगों को सारे वो तरीके बताऊंगा कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, और वो आपको कौन बता सकता है? वो आपको एक वही बंदा अच्छा से गाइड कर सकता है जिसने ये एग्जाम क्लियर किया हो. कोई बोलता है मैंने वो एग्जाम क्लियर किया, कोई बोलता है वो एग्जाम क्लियर किया. हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है. हर एग्जाम का अपना एक सिलेबस होता है. उस सिलेबस में से कौन सा रेलिवेंट पोर्शन है, कौन सा रेलिवेंट पोर्शन नहीं है, वो सब एक एग्जाम में आता है. मैंने ये सीडीएस का एग्जामिनेशन 4 बार क्लियर किया हुआ है. 4 बार में से एयरफोर्स और आईएमए हर बार मैंने क्लियर किया है सीडीएस का एग्जामिनेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस आई क्लियर द एफकेट एग्जामिनेशन विद 190 प्लस मार्क्स. लास्ट मेरा जो स्कोर था दैट वाज 196 मार्क्स. और इन सब में मैथमेटिक्स वाज द ओनली पोर्शन जिसमें मैं 100% श्योर रहता था, और मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने अटेम्प्ट किया और जो गलत हो. एफकेट में तो खासकर जितने में 18 क्वेश्चन आते हैं एफकेट में, 18 के 18 मेरे हर बार ठीक हुए हैं. इसके अलावा आईनेट का एग्जाम आपने देखा होगा. आईनेट का एग्जाम 2 बार ही हुआ है अभी तक, एंड आई क्लियर्ड द आईनेट एग्जाम ट्वाइस विद गुड मार्क्स. जो मैंने अपना इंटरव्यू के लिए जो मैंने अपना चॉइस दिया था कि मेरे को ये ब्रांच चाहिए, मुझे उस ब्रांच के अंदर ही एसएसबी का कॉल आया है. तो आई विल बी टेलिंग यू कि कौन सा एग्जाम, इस एग्जाम में क्या क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना है. क्योंकि ये एग्जाम सीडीएस का एग्जामिनेशन हमें पता है 300 नंबर का होता है. 100 मार्क्स इंग्लिश के, 100 मार्क्स जीएस के, 100 नंबर मैथमेटिक्स के. हम ज्यादातर कोशिश करते हैं जीएस पे फोकस करने की. हम सोचते हैं कि जीएस काफी हार्ड सब्जेक्ट है, जीएस को हम इतना पढ़ ले. लेकिन ऑनेस्टली, और जो अभी यूपीएससी आजकल कर रहा है, यूपीएससी इज ट्राइंग टू प्ले विद यू. प्ले कैसे करता है उसको पता है, सारे बच्चे क्या पढ़ के आने वाले हैं. तो यूपीएससी जीएस में आपने भी देखा होगा, कई बार आप भी बोलते हो यार ये अजीब सा क्वेश्चन आ गया. और ये अजीब सा क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि अजीब सा क्वेश्चन यूपीएससी ने जानबूझ के डाला था कि आप उसको अटेम्प्ट करें और आप उसको गलत करें. सीडीएस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, आईएमए एयरफोर्स के लिए आपको 2 सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं. एक इंग्लिश का सेक्शन जो काफी स्कोरिंग सेक्शन होता है, एक मैथमेटिक्स का सेक्शन जो काफी स्कोरिंग होता है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसका रीजन ये है, इंग्लिश में आपको पता है सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सर्टेन सेट ऑफ ग्रामर है, वही आएगा. मैथमेटिक्स में आपको पता है सर्टेन सेट ऑफ एक सिलेबस है, उस सिलेबस से वो का वो क्वेश्चन आता है, और वो जब वो क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ क्या चेंज करता है? लैंग्वेज चेंज करता है. बाकी मेथड, फॉर्मूलाज, अप्रोच, अगर लैंग्वेज चेंज कर रहा है तो आपको थोड़ी थोड़ी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी. इतना सा मॉडिफिकेशन होता है. तो सीडीएस एग्जाम में मैथमेटिक्स इज ए वेरी स्कोरिंग पार्ट. जीएस की मैं बात करूं, जीएस में बच्चों के सबसे कम मार्क्स आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि तो ज्यादातर गलत अटेम्प्ट करते हैं. दूसरा, वो सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, जीएस में 50, 60, 70, 80 नंबर ले आएंगे 100 में से. वो पॉसिबल है पर बहुत डिफिकल्ट है. तो हमें सीडीएस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक स्मार्ट स्टडी लेनी पड़ेगी. और स्टडी में मैथमेटिक्स, जो आईएनए और एयरफोर्स जाने वाले हैं मेरे दोस्त, उनके लिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. ना सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, क्योंकि हमें पास नहीं करना है एग्जाम, हमें एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करना है, ताकि हमें जो हमारी ब्रांच है जो चाहिए वो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के मिल जाए. उसके अलावा मेरिट का भी जब गेम आता है तो रिटन एग्जामिनेशन का स्कोर काफी वैलिड माना जाता है. ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली फेस करते हैं. जैसे मैं भी स्टूडेंट था, क्लियर करने से पहले मैं भी सोचता था क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, मैथमेटिक्स में क्या करूं क्या ना करूं. तो जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी मैं वो डिस्कस करूंगा. और जो काफी बच्चे आप लोगों में से किसी ने एग्जाम पहले भी दिया होगा, किसी का क्लियर नहीं हुआ होगा, किसी ने क्लियर किया होगा, नंबर कम आए होंगे, अटेम्प्ट कम किए होंगे, तो मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा. आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है और उनके सर्टेन सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं. देखिए, ये एग्जाम बनाया गया है 100 नंबर का. हमें पता है मैथमेटिक्स कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है. इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं. हमें अच्छे से पास करने के लिए 50 से ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने. हालांकि 20 यूपीएससी का सीडीएस का एग्जामिनेशन 20% मार्क्स मांगते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स. क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या हुआ? क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये कि 20 नंबर अगर आपके हैं तो आपने पेपर पास कर लिया, बट इट डजंट मीन कि आपके कॉल लेटर आएगा. तो हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन को इतना ज्यादा अटेम्प्ट करना है और ज्यादा सही अटेम्प्ट करना है. कौन से सेक्शन होते हैं जो अटेम्प्ट अच्छे से करने पे अच्छे से मार्क्स आएंगे, कौन से सेक्शन होते हैं जो नहीं करने हैं आपको, या आपको लगता है वो छोड़ देने चाहिए मुझे, मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं मैथमेटिक्स में, जैसा मैंने अभी बताया कि 100 क्वेश्चंस आते हैं.
100 में से आपको 50 प्लस मिनिमम स्कोर करना है। स्कोर मीन्स 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 50 to 75 इज ए वेरी गुड स्कोर। अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे, सही स्ट्रेटेजी मतलब आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले सिंपली 3-4 साल पहले एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता था, उसको आप अभी देखोगे तो ये तो मैंने स्कूल में ही पढ़ा था, मैं आसानी से कर दूंगा। बट अगर वो 5 साल पुराने पेपर, एग्जाम पेपर, अगर आप अभी के पिछले वाले सीडीएस के साथ जो अभी हुआ है, इसी महीने हुआ है, 8 तारीख को एग्जाम हुआ है, 8 नवंबर को, अगर उसके साथ आप कंपेयर करोगे, आप कहोगे दिनों रात का फर्क है सर। उसमें रात में फर्क क्या है, यूपीएससी ने क्या स्ट्रेटेजी चेंज की है इस एग्जाम को डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स की वो अटेम्प्ट कर पाए, उसको बनाने के लिए वो हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने के बाद हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आसानी से हम क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करें और इस एग्जाम को पास करें। इस एग्जाम से मेरा मतलब है जो नया एग्जाम आने वाला है सीडीएस 1 2021 में, जो अभी एग्जाम आपको आने वाला है, उसमें 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको लगता होगा कि मैथमेटिक्स सिलेबस तो काफी बड़ा है, 28, 26 और चैप्टर्स अगर आपको अलग अलग डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट 30 टॉपिक्स बनते हैं मैथमेटिक्स के। अगर कहोगे सर आप रोज भी अगर हम 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ें तो भी हमारा टाइम चला जाएगा काफी, तो मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना, किस टाइप के क्वेश्चंस है। देखिए चैप्टर तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनसाइट एसएसबी आपको यही बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी चीजें रेलेवेंट है। रेलेवेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको रेलेवेंट सिलेबस नहीं पता, आपने मैथ्स तो पढ़ लिया पर आपको ये नहीं पता कि उसमें से एग्जाम में क्या आएगा, तो वो आपकी प्रिपरेशन उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो के ही इक्विवेलेंट होगी। तो हम बात करेंगे कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से पैटर्न है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उनके क्या सॉल्यूशन होंगे और क्या इस एग्जाम को 2 महीने के अंदर पढ़ के भी क्लियर किया जा सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल किया जा सकता है, और क्लियर ही नहीं किया जा सकता, इसको अच्छे से मींस अच्छे मार्क्स से क्लियर किया जा सकता है। देखो अभी क्या होता है, हमें पता है मैथमेटिक्स का 100 नंबर का पेपर आता है, मैथमेटिक्स का 100 नंबर का पेपर आता है। उस 100 नंबर में से कुछ ना कुछ सेग्रीगेशन होता है, कुछ ना कुछ सेग्रीगेशन होता है, और उस सेग्रीगेशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस को करने के लिए 100 क्वेश्चंस ही हैं। कोई बच्चा 50 अटेम्प्ट करता है, कोई बच्चा 70 अटेम्प्ट करता है, कोई बेचारा 20 करता है, कोई 30 करता है, ठीक है। उस क्वेश्चन के लिए बच्चे प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम नंबर 1 होती है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। फंडामेंटल जिसको आप बेसिक्स भी बोलते हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। कई बार आप देखते होंगे कोई क्वेश्चन आप करना तो शुरू कर देते होंगे, लेकिन आपके बेसिक्स से ठीक नहीं है। बेसिक्स मतलब आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इसलिए आप मात खाते हैं। नंबर 2, टाइम एंड एक्यूरेसी। आप एक फंडामेंटल अप्रोच चूज करते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, बट ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिशन का मतलब यू हैव टू रन अगेंस्ट टाइम, टाइम के अगेंस्ट आपको रन करना है। और टाइम के अगेंस्ट आपको रन करने का मतलब क्या हुआ कि आपको उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी हम फेस करते हैं। नंबर 3, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आजकल ऑनलाइन इतना सारा कुछ मटेरियल, सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, किताब अवेलेबल है, इतना सारा, आप उसके अंदर पजल होकर रह जाते हैं। इसके लिए आपको जरूरत है एक सही गाइड की। सही गाइड आपको कौन बताएगा? जिसने खुद ये एग्जाम क्लियर किया हो, या जिसने एग्जाम अपीयर नहीं हुआ हो, क्लियर किया और क्लियर भी अच्छे मार्क्स से किया हो, ठीक है। तो वो आपको सही बता पाएगा कि कौन सा स्टडी मटेरियल जो हम आपको देने वाले हैं, जो हम आपको असेसमेंट शीट्स देने वाले हैं, जो असाइनमेंट्स देने वाले हैं, वो एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किए गए हैं। और उसके साथ लाइव लेक्चर्स मींस लाइव सेशंस, जो आपकी असेसमेंट बता पाएंगे। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले, किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए असेसमेंट प्लस टेस्ट, ठीक है, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज योर फंडामेंटल्स। क्या आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है? ठीक है, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है? नंबर 2, टाइम एंड एक्यूरेसी। आप उस प्रॉब्लम को समझने के बाद कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
वो। नंबर 3 इज योर स्टडी मटेरियल। रेलेवेंट स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली एग्जाम बट इन लाइफ ऑल्सो। आप अगर रेलिवेंट चीजें करेंगे जो आपके एम से जो आपको एम के पास ले जाएंगी तो आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे और वो चीज आपको नहीं मिलेगी। फोर्थ, स्टडी मटेरियल तो आपने पढ़ लिया, करेक्ट सेट ऑफ स्टडी मटेरियल में आपको जो असाइनमेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल में जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे उन असाइनमेंट्स को सोल्व करना, और वो असाइनमेंट भी ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि वो वाली टाइप क्वेश्चन आए। कैसे कैसे यूपीएससी लैंग्वेज के साथ मैथमेटिक्स में खेल रहा है, वो क्वेश्चंस बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। नंबर 4 इज योर असेसमेंट। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, आपको टेस्ट बताए जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उनकी आपको असेसमेंट देंगे हम। असेसमेंट कैसे देंगे? हम आपके आंसर से, आपके जो अपने आंसर या आपके डाउट्स आएंगे उससे वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपका कौन सा पोर्शन टाइम टेकिंग आपको लग रहा है, कौन सा आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, किसमें आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, इट मींस वो आपका वीक एरिया है। प्लस वी विल ऑल्सो टेल यू कौन से क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं, कौन से कोर्स को जल्दी से जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, वीक पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। लास्ट इज टेस्ट विच मीन्स योर प्रैक्टिस। ऐसे ही नहीं बोला प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इट मीन्स मैथमेटिक्स इज द सिलेबस और इज द पार्ट जिसमें आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की किसी भी एग्जाम में बहुत वैल्यू होती है, मैथमेटिक्स में खासकर, वरना आप जितना भी कुछ पढ़ लो, जितना भी कुछ सीखो, वो भूल जाओगे। और प्रैक्टिस कैसे करोगे? किसी टाइम टेबल के साथ। कोई आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी आपका दोस्त अगर आपको प्रैक्टिस कराए साथ बिठा के कि रोज चलो आ जाओ 5 क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स आपको कंटिन्यूटी देंगे, और कंटिन्यूटी देने के साथ साथ वो क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जब आप यही, और टेस्ट भी ऐसा डिजाइन होना चाहिए ना, जैसे मैंने असाइनमेंट भी बोला, असाइनमेंट के बाद टेस्ट भी ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो पेपर से रेलेवेंट लगे। जैसा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको ऐसा ना लगे कि जो मैंने पढ़ा था बिल्कुल उससे अलग आया, राइट। तो जब आप टेस्ट दो तो टेस्ट में भी आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि यार ये तो मेरे लिए रोज की बात है, मैं असाइनमेंट्स करता था, आज किसी हॉल में किसी इन्विजिलेटर के सामने बैठ के कर रहा हूं मैं। तो ये वाली सारी चीजें वैल्यू करती हैं, ठीक है। चलो अभी एक इनके सॉल्यूशंस में बताता हूं। ये तो ही प्रॉब्लम्स, ये क्या हुई, प्रॉब्लम्स। ये तो प्रॉब्लम्स है कि ये वाली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम जो मैंने 4-5 गिनवाई पीछे, वो वाली प्रॉब्लम्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन मींस उनके प्रपोज सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 4 सॉल्यूशन होते हैं, पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन वो होता है जो सबसे कम टाइम ले, सबसे कम एफर्ट ले और सबसे आसानी से सोल्व हो जाए। तो मैं बताता हूं कैसे। देखिए, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। फंडामेंटल अगर आपके वीक है तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक ऐसा मेंटोर या आपको एक ऐसा गाइड चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। हाँ यार, ये मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी और ये मेरे साथ सेम एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई थी, और उसको मैं अगर मैं इस तरीके से करता, मैं बेसिक से चलता, तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। तो फंडामेंटल सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं स्मॉल कॉन्सेप्ट से। स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ। आप कहोगे सर एल्जेब्रा कहां यूज होता है डे टू डे लाइफ में, बट यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड पाइथागोरस थ्योरम, अरिथमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, क्यूबॉइड, ट्रिग्नोमेट्री, ये हर जगह यूज होता है। तो स्मॉल कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आर गुड फॉर बेसिक्स। सेकंड इज टाइम एंड एक्यूरेसी। टाइम एंड एक्यूरेसी मैंने क्या बताया, आपको बेसिक अप्रोच आती है जो आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड ये है कि आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम, मैक्सिमम 1 मिनट है भाई, 100 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 100 मार्क्स 120 मिनट में करने हैं। 100 मार्क्स 120 मिनट में करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको नियर अबाउट एग्जैक्टली 1.2 मिनट्स मिलते हैं। 1.2 मिनट्स मिलते हैं आपको। तो आपका एम क्या होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर सोल्व कर देंगे, क्योंकि एग्जाम अभी अगर आप 1 मिनट के अंदर सोल्व कर पाओगे, एग्जाम में एक एग्जाम का स्ट्रेस होता है, हल्का सा एक स्ट्रेस होता है, उस काम को करने के लिए आपको 1 मिनट में सोल्व करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओ। तो अप्रोच हमारी कौन सी होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच ना यूज करके हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। हम डेटा को मैनिपुलेट मींस एक अलग तरीके से डेटा को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कोई भी मैथमेटिक्स मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये वगैरह, ठीक है। अगर इसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आप एक ऐसे मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो गई,
तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे कम टाइम में। ठीक है, इट मीन्स न्यू एग्जाम बेस्ड अप्रोच, एग्जाम बेस्ड अप्रोच। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीजें दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू इनसाइट एसएसबी। इनसाइट एसएसबी विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू बी यूज। ठीक है, जो आप यूज करने वाले हैं, दैट द मटेरियल दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय यू, वो इनसाइट एसएसबी देगा। इनसाइट एसएसबी और वो स्टडी मटेरियल क्या होगा, वो स्टडी मटेरियल दो पार्ट्स में इंक्लूड होगा। वन इज बेसिक्स, वन इज बेसिक्स। बेसिक्स किस लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए, आपको फंडामेंटल समझ में आएंगे उससे। सेकंड इज हॉट्स, तो सेकंड है वो हॉट्स है। हॉट्स मीन जो हॉट टॉपिक आजकल पूछे जा रहे हैं, हर बार वो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो अलग अलग फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो डेटा मैनिपुलेट करके क्यों ना पूछा गया हो, लेकिन उसका एम सेम था। तो वो दोनों मेथड्स, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपकी असेसमेंट, जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो लाइव सेशंस के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ लाइव सेशंस, वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कोर्स में आने वाली हैं, जो स्टडी मटेरियल में आने वाली हैं, वो आसानी से हम लाइव सेशन में आपके सारे डाउट सोल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट भी दूंगा मैं आपको, क्योंकि असेसमेंट दे दिया, उसमें तो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल गए। एक बार हम आपको टेस्ट भी देंगे। टेस्ट में क्या होगा, आपको सिर्फ मैं एक टेस्ट दूंगा टाइम बेस्ड, आपने ईमानदारी से उस टेस्ट को करना है। बिकॉज अगर आप अपने साथ ही ईमानदार नहीं होंगे तो आप एग्जाम में या लाइफ में किसी के साथ भी ईमानदार नहीं हो सकते। उस क्वेश्चन को टाइम बेस्ड फ्रेम में आपको करना है। जैसे 100 के बजाय अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन एक टॉपिक के दे रहा हूं और मैं बताऊं इस 20 क्वेश्चन को 15 मिनट में करना है, तो आपको 15 मिनट में ही वो 20 क्वेश्चन करना है, चाहे आपसे एक क्वेश्चन हो रहा हो आज। अगर आप आज ईमानदार होंगे अपने साथ तो वो 20 क्वेश्चन 15 मिनट में आप कर पाएंगे प्रैक्टिस के साथ, और मैं आपकी हेल्प करूंगा उस क्वेश्चन को या उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को टाइम में सोल्व करने के और सही क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमारे पास टाइम कम है, 2 महीने है, 2 महीने कुछ दिन है। एग्जाम हमारा आने वाला है फरवरी 2021 में एग्जाम है, उसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। कोर्स हम अभी शुरू करने वाले हैं और कोर्स बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया कोर्स है कि पहले कौन सा पोर्शन करना है हमें, बाद में कौन सा पोर्शन करना है, कौन सा पोर्शन स्कोरिंग होता है, कौन सा टाइम टेकिंग होता है, वो सारी चीजें बिल्कुल साइंटिफिकली और प्रूवन, जो मैंने खुद ने अप्रोच यूज की थी और मेरे साथ जो मेरे कई दोस्त थे जिनको मैंने उस टाइम हेल्प किया था, उनके भी एग्जाम क्लियर हुए थे उस टाइम से, वो वाली अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं यहां पे आपसे कोशिश कराऊंगा 60 to 75 क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करो। 15 क्वेश्चंस की ब्रैकेट में क्यों दे रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम 60, मैक्सिमम आप 90 कर दो तो और भी अच्छा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 60 to 75 अगर आप क्वेश्चंस ठीक कर देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 20% मार्क्स ही चाहिए, विच मीन्स 20 नंबर। लेकिन वो 20 नंबर बोलने वाली बात होती है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से देखें तो कट ऑफ एयरफोर्स, एएफए, आईएमए और आईएनए, सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है एयरफोर्स की, सबसे ज्यादा कट ऑफ रहती है एयरफोर्स की। एयरफोर्स के लिए आपको 300 में से नियर अबाउट 150 का टारगेट लेके चलो कि आपको 150 तो लाने ही लाने हैं। फॉर आईएमए आपको 143, फॉर आईएनए टेक इट 140 और यू कैन ऑल्सो टेक 135 प्लस। ये क्वेश्चन आप और ये अप्रोच आपको तभी यूज करनी है। बेसिकली अप्रोच मींस ये वाली स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा होनी चाहिए एयरफोर्स कि मुझे एयरफोर्स की कट ऑफ में आना है। एयरफोर्स की कट ऑफ मींस आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, मैथ्स में नंबर कैसे स्कोर करेंगे, क्या क्या पैटर्न है, वो हम अभी अभी डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं, हम देखते हैं कि 100 क्वेश्चन किस किस पार्ट में आते हैं, कौन सा पार्ट स्कोरिंग है, कौन सा पार्ट स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब किस पार्ट को आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उसको हम कैसे एक नए तरीके से जल्दी सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं तो अरिथमेटिक में 2020 पेपर 1 में अरिथमेटिक के भी 2 पार्ट होते हैं। एक में तो हम सीखते हैं नंबर सिस्टम,
लॉग टेबल्स, एक होता है यूनिटरी मेथड्स। यूनिटरी जिसको बोलते हैं यूनिटरी नंबर्स। यूनिटरी में क्या होता है, आपका पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फलाना फलाना आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वो आता है। तो ओवरऑल 2020 में 15 ओवरऑल अगर मैं बात करूं 2020 में कितने क्वेश्चंस आए, 2020 में इसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस आए 2020 में। 2019 में इसमें कितने क्वेश्चन आए, 20 प्लस 10 अराउंड 30 क्वेश्चंस आए। उससे पिछले वाले साल में अराउंड 35 क्वेश्चंस आए। तो आप खुद ही देख लो, एक मार्क, एक पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 35 नंबर, इट मीन 35% आपका, 30 to 35%, 35% सिर्फ ये अकेला पार्ट क्लियर कराता है, अकेला पार्ट वेटेज रखता है। इसका मतलब अगर आपने इसी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, तो ऑलरेडी आप उस पेपर को 35% क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर मैं एल्जेब्रा की बात करूं, तो एल्जेब्रा में आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर मतलब जितना 2020 में जैसे 18 क्वेश्चन आए थे, 2020 के पेपर 1 सीडीएस में 18 क्वेश्चन आए थे, 18 क्वेश्चन आए थे। उसी तरह 2019 में यहां कितने क्वेश्चन आए थे, 16। तो ऑन एन एवरेज मैं अगर आपसे बात करूं, इसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चंस एल्जेब्रा में आते हैं। एल्जेब्रा में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इक्वेशंस इंक्लूड करते हैं, लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल थ्योरम्स, रूट्स निकालने किसी इक्वेशन के, रूट इमेजिनरी भी होते हैं और रूट आपके रियल भी होते हैं। तो वो सारी चीजें एल्जेब्रा के अंदर आएंगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री सीडीएस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक आसान सा टॉपिक है, दो इसकी वेटेज कम है। इसकी वेटेज जैसे इस बार ट्रिग्नोमेट्री पेपर 1 में 14, 2019 में 11 क्वेश्चन आए थे। तो आप खुद ही समझ लो। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चन सिंपल 2 तरीके से आते हैं। एक तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं और 15-20 फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर, ठीक है, वो क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इसकी एक एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इसको एक बार बेसिक समझ लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की दो कि आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक करके आएंगे। तो इसके अगर मैं मानूं तो 15 ऑलमोस्ट 7 to 15 क्वेश्चंस नेक्स्ट सीडीएस में आ सकते हैं। जो ये मैं लिख रहा हूं ये एनालिसिस है प्रीवियस ईयर से, सीडीएस 1 2021 के लिए, सीडीएस 1 2021 के लिए, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री आती है। ज्योमेट्री में हम बेसिकली 3 चीजें कवर करते हैं सीडीएस के लिए। नंबर 1 ट्राइंगल्स पे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड मीन्स 4, जिनकी 4 साइड्स होती है। नंबर 3 सर्कल्स। सो ज्योमेट्री में मोस्टली 3 ही टॉपिक्स हैं। इसी के अंदर ट्राइंगल में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, एंगल्स पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ट्राइंगल की एप्लीकेशन पे आ जाता है, सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, कॉन्करेंट ट्राइंगल कौन से होते हैं। तो हर साल क्वेश्चंस इस पे आते ही आते हैं। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। इस बार मतलब 2021 के फर्स्ट एग्जाम में भी आएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा। इसको मैं थ्योरेटिकल क्यों बोलता हूं, थ्योरेटिकल में इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप इसके ज्यादातर एग्जाम्पल रियल लाइफ में तो देख नहीं पाते। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। मैं बताऊंगा कैसे अच्छे से याद करनी है, इफेक्टिवली कैसे याद करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें स्मार्टली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इतना सिलेबस है या इतना मटेरियल हमारे पास है, आएगा बिल्कुल इतना ही। तो हमें मेक श्योर करना है इतने के बजाय इतना पढ़े, इतना नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ज्योमेट्री में इस बार 5 से 12 क्वेश्चंस,
5 to 12 क्वेश्चंस इसमें से आ जाए, ठीक है, 5 to 12 क्वेश्चन इसमें से आ जाए। लास्ट हमारा आता है मेंसुरेशन प्लस स्टैटिस्टिक्स। मेंसुरेशन में एरिया पैरामीटर, ये सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है। एरिया पैरामीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये मेंसुरेशन में सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है। और मेंसुरेशन में दो चीजें आती हैं, वन इज 2D, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अभी तक हम यही पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से। क्वेश्चन इतना सिंपल भी नहीं रहता और दूसरे में बोलूंगा सिंपल रहता है। किन के लिए? जिनको पता है फॉर्मूलाज क्या है। एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा, एक कोन है, एक सिलेंडर है, उसको एक कोन में कन्वर्ट कर दिया, दोनों की वॉल्यूम का रेशियो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके लिए हमें 2D और 3D जो भी हमारे फिगर्स होती हैं, 2D में रेक्टेंगल होता है, 3D में क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह हमें आसानी से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में चार्ट्स, अभी क्वेश्चंस परसेंटेज, एरिया, चार्ट मीन्स ग्राफ। ग्राफ को अगर मैं सेग्रीगेट करूं, मीन, मोड, मीडियन, और चार्ट से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं? स्टैटिस्टिक्स मीन्स चार्ट, आपको कुछ चार्ट गिवन होता है, एक सेट ऑफ डेटा गिवन होता है ग्राफिकल फॉर्म में, या चार्ट भी कुछ अलग तरह के होते हैं। कोई कहता है सर्कुलर चार्ट जिसको पाई चार्ट बोलते हैं, कोई कहता है सीधे वाले ग्राफ, हॉरिजॉन्टल चार्ट जिसको हॉरिजॉन्टल ग्राफ बोलते हैं, बार ग्राफ जिनको भी हम बोलते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन अभी सीडीएस चेंज करने लगा है क्वेश्चंस को। पहले तो क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिल जाता था, एक चार्ट गिवन है, उसमें पूछ लिया कि सपोज क्वेश्चन में एक एग्जांपल देता हूं, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, यही तो होता है ग्राफ में। ये मैं बोल देता हूं डिस्टेंस, ये मैं बोल देता हूं स्पीड, ठीक है, और मैं ऐसे बनाना शुरू करता हूं कि ए, बी और सी। क्वेश्चन पहले ऐसे पूछ लेता था कि इसमें से सबकी स्पीड किसकी सबसे ज्यादा है, या ए की स्पीड बी से कितनी ज्यादा है, या बी की स्पीड ए से कितनी ज्यादा है। क्वेश्चन इस टाइप से पहले आपसे पूछ लेता था यूपीएससी, लेकिन अभी इसने पैटर्न चेंज किया है। अभी ये क्या करता है, आपको देता तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही है, एक चार्ट ही देगा, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के ये आपसे घुमाने की कोशिश करता है। घुमाता कैसे है? ये बोल देगा एक ए है, ठीक है, ए और सी, ए का कितना परसेंट ज्यादा है, सी के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ग्राफिकल फॉर्म कभी टोटल नंबर ऑफ आइटम ज्यादातर नहीं दिखाता, ग्राफिकल फॉर्म एक सेट दिखाते हैं एक्सपेक्टेड कि इतने से इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन यूपीएससी में, सीडीएस में अभी ये पूछता है कि सी ए का कितना परसेंट है, या सी और ए में कितने परसेंट का डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगर ए बी सी किसी एरिया को दिखा रहे हैं, ए मान लो ट्राइंगल्स के एरिया को दिखा रहा है, बी मान लो सर्कल के एरिया को दिखा रहा है, सी मान लो स्क्वायर के एरिया को दिखा रहा है। अभी इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये एक सेट ऑफ डेटा गिवन है, ए बी और सी, इनका एरिया का रेशियो बताओ, या इनके पेरीमीटर का रेशियो बताओ। तो ये वाले सेट स्टैटिस्टिक्स में भी आने लग गए हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मीन, मोड, मीडियन, जो स्टैटिस्टिक्स का हमने स्कूल में भी पढ़ा था, स्कूल में भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। और इसमें सिंपल एक फॉर्मूला होता था, मीन कैसे निकलेगा जी, 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इसी तरह मीडियन भी निकालते थे, इसी तरह मोड भी निकालते थे। सेम यूपीएससी सीडीएस में भी क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, और वहीं से मोस्टली यूपीएससी का एक पैटर्न है, इस साल जैसे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, अगले साल थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, उसके अगले साल फिर सिंपल पूछेगा। तो ये पैटर्न वो फॉलो करते आ रहे हैं, और वो पैटर्न इन्हीं चीजों के ऊपर खेलता है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो कॉन्सेप्ट कहां से आएंगे, परसेंटेज और एरिया की। अगेन मैं बोलूंगा, ग्राफ से आप डेटा तो फेच कर लोगे, लेकिन परसेंटेज और एरिया कहां से निकालोगे? परसेंटेज और एरिया आप अरिथमेटिक से निकालोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं अरिथमेटिक इज द मदर, अरिथमेटिक मदर है, क्योंकि अरिथमेटिक आप कहीं पे भी एग्जांपल डाल दो, कहीं पे भी क्वेश्चन डाल दो, अरिथमेटिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज ही हो जाएगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन और 3D के मैं एक्सपेक्ट करता हूं मिनिमम 25 to 35 क्वेश्चंस। अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पूरे सीडीएस में अगर आप गौर करो तो एक अरिथमेटिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है, एक मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स है।
जिसमें 25 से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आते हैं देखो मैं बताता हूँ। स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं। एक क्वेश्चन के मिनिमम 3 से 5 पार्ट्स होते हैं। एक क्वेश्चन के मिनिमम 3 से 5 पार्ट होते हैं। तो स्टैट के ही आपके 10 क्वेश्चन हो गए, स्टैटिस्टिक्स के ही आपके 10 क्वेश्चन हो गए ना। तो और मेंसुरेशन के 15 क्वेश्चन बचे हुए उसके आ जाते हैं। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटेजी होगी सबसे पहले अरिथमेटिक पे काम करें। अरिथमेटिक में काम करने का फायदा क्या होगा? एक तो हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, फंडामेंटल क्लियर होने के बाद ये टॉपिक सीडीएस का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं एज ए डिफेंस एस्पिरेंट, आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आईनेट का एग्जाम भी देंगे जो नेवी के लिए होता है, एयरफोर्स का एग्जाम भी देंगे जो एफकेट एग्जाम होता है। इन दोनों जगह एक जो टॉपिक है जो कॉमन है वो है अरिथमेटिक। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये वाला पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि सीडीएस की तैयारी के साथ साथ 2 तैयारी और हो जाए प्लस में। ये तो वेल एंड गुड है ना। तो इसलिए हम इस टॉपिक में सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद हम ध्यान देंगे ट्रिग्नोमेट्री और इसके ऊपर मेंसुरेशन के ऊपर और स्टैटिस्टिक, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक रहता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड सिर्फ चेंज होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक रहता है, अप्रोच बिल्कुल स्टैटिक रहती है। ये एल्जेब्रा अगेन एक प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम, एक प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। प्रैक्टिस वाला टॉपिक का मतलब आपको रूट्स दे देगा, आपको इक्वेशन दे देगा। इसमें क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट फंसता क्यों है? अगर आपको एक बार अप्रोच समझ में आ गई कि क्वेश्चन में कैसे कैसे मैं अप्रोच करूं तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करोगे इस क्वेश्चन के पीछे। इसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे पूरे को कवर करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी सीडीएस के लिए बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनाता है जो हर एग्जाम पैटर्न फॉलो करता है। नॉट सीडीएस, हर एग्जाम पैटर्न वही फॉलो होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बनाता है वो बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपके फंडामेंटल चेक करता है। हालांकि डालता अलग अलग जगह, कोई 1 नंबर पे डाल दिया, कोई 6 नंबर पे डाल दिया, एक साथ कभी नहीं डालेगा, जस्ट टू पजल योर माइंड। तो सबसे पहले वो बेसिक क्वेश्चन बनाता है। उसके बाद एवरेज का मीनिंग क्या हुआ? उसका हल्का सा एप्लीकेशन आता है। अगर मैं आपको बोलूं 2 + 2 4 है, वो आपको 2 × 2 दे देगा, मल्टीप्लीकेशन दे देगा साथ में करना, तो वो उसकी एप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ एडिशन। इसी तरह सीडीएस के एग्जाम में भी होता है। थर्ड, जिनको हाई लेवल या डिफिकल्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन मींस उनकी कैलकुलेशन या उन क्वेश्चंस की लेंथ इतनी हो जाएगी कि आप उनमें पढ़ने लगोगे तो आपका टाइम लगेगा, और तब उसको सोल्व करोगे ना तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसलिए उनको हम डिफिकल्ट बोलते हैं। हालांकि डिफिकल्ट मैथमेटिक्स में कोई चीज होती ही नहीं है। अगर उसने आपको 4 सॉल्यूशन दिए हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए, इसका मतलब अगर एग्जामिनर आंसर निकाल पा रहा है तो आप क्यों नहीं निकाल पा रहे? ठीक है, तो इट इज नथिंग बट द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट तो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है, सीडीएस एग्जाम में काफी बार आ चुका है। सिर्फ वर्ड चेंज करता है, सिर्फ डिजिट चेंज करता है। 20% और 35 दे देगा, 50% दे देगा, ये कुछ नंबर चेंज करता है, मतलब कॉन्सेप्ट इज सेम। इस कॉन्सेप्ट को हम 2 तरीके से करेंगे। एक तरीका जो हमने स्कूल में सीखा था, जिसको हम स्कूल या ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, और एक है एग्जाम बेस्ड अप्रोच। एग्जाम बेस्ड अप्रोच इज नथिंग बट द मैनिपुलेशन ऑफ ए डेटा टू रिड्यूस द सॉल्विंग टाइम। जो हमें सॉल्व करने का जितना टाइम हमें शुरू में लग रहा था, अभी उससे कम टाइम हमारा लगेगा। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में? स्कूल में लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हम एक्स मान लेते थे। जो क्वेश्चन हमें दे रखा कि 20% एक नंबर का अगर मैं 20 में ऐड कर दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाता है। तो मुझे बताने कि वो नंबर एक्चुअली था क्या। पेपर में हम क्या करते थे? लेट द नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% मीन्स 20/100 ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू x। ये अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 25। x की वैल्यू मिल जाएगी 25। और मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपके पास फ्रैक्शन अगर मिलता है, जहां पे भी आपको फ्रैक्शन मिला, 90% चांसेस हैं कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो पूरे मैथमेटिक्स में कोशिश करते हैं हम, और हम कोशिश करेंगे आने वाले जितने भी मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, इनमें हम अरिथमेटिक में खासकर हम देखेंगे कि हम कैसे ना कैसे फ्रैक्शन को कम करें। फ्रैक्शन को कम करने का इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ऐसे निकल गया। अभी हम एक बार एग्जाम बेस्ड अप्रोच का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? देखो मैं डेटा को मैनिपुलेट कैसे करता हूं। मैं ऐसे करता हूं, 20% का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बोलूं 20%, तो 20% का मीनिंग होता है 20/100
विच इज इक्वल टू 1/5। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 5 का 20% कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। 5 का 20% 1 के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20% ऑफ ए नंबर, ये मान लो 5 यूनिट एक नंबर था, इसका 20% 1 यूनिट हुआ, ऐसा हो गया ना। तो 20% ऑफ ए नंबर मतलब 1 यूनिट इज एडेड टू 20, और उस 20 में ऐड करने से मुझे नंबर मिल जाता है। नंबर क्या था मेरा, 5 यूनिट। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 20, इट इंप्लाइज 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। 1 यूनिट 5 के इक्वल है, और ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था, 5 यूनिट। आ गया ना मेरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लेस देन 30 सेकंड्स में कर पाओगे। वो क्वेश्चन अभी सिंपल हो गया, क्या पता क्वेश्चन कुछ और परसेंटेज बोल दे आपको, 35% अगर बोल देता, ठीक है, तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता। लेकिन इन अप्रोच को जब हम यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इसी बार सीडीएस में आया था, इसी साल सीडीएस में आया है। क्वेश्चन कहता है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द चेंज इन एरिया, और फाइंड द चेंज इन एरिया। इस क्वेश्चन को हम फटाफट से सोल्व करेंगे। देखिए कैसे। 10% का मीनिंग क्या हुआ, 10% का मीनिंग होता है 1/10, राइट। एरिया अगर शुरू में, इट मीन्स क्या हुआ, 10 का 10% 1 यूनिट के बराबर होता है। 10 का 10% 1 होता है। ये अगर 10 यूनिट है तो ये 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूं 10% इंक्रीज। 10% इंक्रीज का मीनिंग क्या हुआ, अगर लेंथ शुरू में 10 यूनिट है, 10 है, तो L1 मीन्स चेंज लेंथ। L1 मीन्स चेंज लेंथ। तो L1 कितनी होगी, 10% इंक्रीज हुई, तो 10% मतलब 1 यूनिट ओरिजिनल में बढ़ गई। लेंथ आपकी 11 यूनिट्स हो गई, लेंथ 11 यूनिट्स हो गई। ब्रेड्थ क्या कहती है, ब्रेड्थ बोलता है कि ब्रेड्थ हुई आपकी डिक्रीज। ब्रेड्थ क्या हुई है, डिक्रीज। अगर ब्रेड्थ आपके शुरू में 10 थी, ब्रेड्थ अगर आपकी शुरू में 10 थी, तो बाद में कितनी हुई, 9 हुई ना। ब्रेड्थ अगर शुरू में 10 थी तो बाद में कितनी हुई, भाई ये लेंथ है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, ये ब्रेड्थ है, ट्रू। लेंथ शुरू में 10 थी, बाद में 11, शुरू में 10 थी, बाद में 9। 9 मीन्स 10% डिक्रीज हुई। पहले 10 थी, उसमें से 1 डिक्रीज कर दिया, 9। तो इसका एरिया अगर मैं पूछूं आपसे कितना आएगा, आप कहोगे जी इसका एरिया तो 100 यूनिट्स है, यूनिट स्क्वायर। और इसका एरिया कितना आएगा, 99। पुराने वाले का एरिया 100, नए वाले का एरिया 99। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ, 1 यूनिट। और मैं परसेंटेज अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन में पूछा था कितना परसेंट चेंज हुआ, तो आप बोलोगे 1 यूनिट डिक्रीज हुआ है। -1 मीन्स 1 यूनिट डिक्रीज हुआ है। ओरिजिनल -1% डिक्रीज्ड, मतलब 1% डिक्रीज हुआ है। ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हमने कर लिया। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम, अभी हमने कितना टाइम लिया, हार्डली 30, मैक्सिमम 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ये क्वेश्चन कर पाएंगे हम। और अगर इसी मेथड का यूज करेंगे, अगर हम ओरिजिनल मेथड यूज करने की कोशिश करते, लेट द लेंथ इज x, फिर कितनी हो गई x प्लस x/10, तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाता, फ्रैक्शंस बच जाते। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करा है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम जल्दी से जल्दी। इसके 2 तरीके से सोल्व करेंगे, एक ट्रेडिशनल स्कूल टाइप अप्रोच, सेकंड इज और एग्जाम बेस्ड अप्रोच। अगर हम स्कूल बेस्ड अप्रोच से यूज करूं, तो मैंने स्कूल में पढ़ा था कि ए काम को 4 दिन में करता है। क्वेश्चन कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क या सम वर्क इन 4 days व्हाइल बी कैन डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 12 days। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो टोटल अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम करे, टुगेदर काम करे, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं स्कूल में कैसे करता था, देखो स्कूल में मैं ऐसे करता था, ए 1 दिन में करता है, ए काम करता है 4 दिन में सारा, तो ए 1 दिन में कितना करेगा, 1/4। उसी तरह मैं बी को सोल्व करता था, बी कितना करेगा, बी करता है 12 दिन में काम, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा, बी 1 दिन में करेगा 1/12। इसमें 1 क्या था, मेरा 1 यूनिट था, कि टोटल वर्क मान लो मेरा 1 यूनिट है। भाई पहले 4 दिन में 1 यूनिट करता था, अब 1 दिन में 1/4 करेगा। पहले 12 दिन में 1 यूनिट काम करता था, अब 1 दिन में 1/12 करेगा।
ए और बी इकट्ठा काम करना शुरू करें तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी मीन्स 1/4 प्लस 1/12, 1/3। एक दिन में 1/3 यूनिट काम करेंगे। अब मैं बोलूं टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलते हो टोटल काम क्या होता है, टोटल कितने दिन में काम पूरा करेंगे? तो टोटल काम मेरा एक था, उसको मैं एक दिन में कितना करते हैं, ये करते हैं 1/3 मीन्स 3 ऊपर चला जाएगा। आप कहोगे सर 3 दिन में सारा काम कंप्लीट कर देंगे। देखा, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन आया, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, हल्का सा हमने पोस्ट ले लिया कैलकुलेशन के लिए। इसीलिए इसी इन जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, इसको एक और मेथड से करेंगे। देखो क्या, अगर मैं मैंने बताया एग्जाम बेस्ड अप्रोच क्या होती है। एग्जाम बेस्ड अप्रोच कुछ नहीं होती, इसी का एक दूसरा वर्जन होता है। मैं इस डेटा को कैसे यूज करूंगा यहां पे, अगर मैं बोलूं मैं इसी को फ्रैक्शन ना लाके सीधा सीधा कुछ ले आता तो ऐड आराम से हो जाता। उसके लिए मैं अगर 1 यूनिट काम ना मान के टोटल कुछ और काम मानू, 1 यूनिट ना मान के कुछ और मानू, और मैं कहा, ये मैंने देखा 4 और 12 से कुछ ऐसी टर्म थी जो डिवाइड करके कुछ आ रहा था। अगर मैं दोनों को कुछ ऐसा काम मानू कि वो 12 से भी डिवाइड हो जाए, वो 4 से भी डिवाइड हो जाए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 12 और 4 से डिवाइड होना मीन्स 4 और 12 का एलसीएम। 4 और 12 का अगर मैं एलसीएम लूं और मैं लिखता हूं कि मेरा टोटल काम 12 यूनिट्स है, मेरा टोटल काम 12 यूनिट्स है। ए उस काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, टोटल काम मेरा 12 यूनिट्स है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर 3 यूनिट कर देगा। बी कितने दिन में कर देगा? बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। ए और बी अगर मिल जाए तो 3 + 1 4 यूनिट्स, ए प्लस बी एक दिन में कर देंगे। और टोटल काम कितने दिन में पूरा कर देंगे? 12 डिवाइडेड बाय 4। आप कहोगे सर 3 दिन में पूरा काम कर देंगे। देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। सारे क्वेश्चन हम इसी तरह सोल्व करेंगे। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एग्जाम है, जितना भी आपको एग्जाम का सिलेबस है, हम स्मार्टली कवर करेंगे, स्मार्टली कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे आपको जितना समझ में, मैं इट इज माई बिलीव कि आप सब ज्वाइन करो फोर्सेस, आप सब एग्जाम क्लियर करो। और एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी काफी अच्छी बनानी पड़ेगी। और ये जितना भी सिलेबस है, मैथमेटिक्स का कोर्स डिजाइन या हमने जो डिजाइन कर रहे हैं, हम पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ लाइव सेशंस भी मैं आपके लूंगा, आपको असाइनमेंट्स दूंगा। असाइनमेंट में क्या होगा, जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ हॉट जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन चेंज कर रहा है, जैसे मैंने स्टैट्स में आपको बताया था, स्टैट्स में मैंने बताया था कि क्या होता है, क्वेश्चन कैसे कैसे बदल रहा है वो परसेंटेज फॉर्म में। इसी तरह अरिथमेटिक में थोड़े थोड़े क्वेश्चन कैसे बदल रहा है वो परसेंटेज में कैसे बदल, अलजेब्रा में कैसे बदल रहा है, उन सभी टाइप को हम करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज आपको भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। क्योंकि आज मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा, आप उस शॉर्ट ट्रिक्स जिनको आप ये ट्रिक्स बोलते हो, दिस इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस मेथड। अगर आप उसको यूज करोगे ढंग से, और उसको यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप अच्छे से करना, आप अपनी तरफ से पूरा ध्यान देना, मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान दूंगा, और हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और इस एग्जाम को, मैथमेटिक्स को मोर देन 60 नंबर से क्रॉस करेंगे। तो ठीक है, मैं आपसे अभी ऑल द बेस्ट ही बोलूंगा मैं आपको अभी, कि इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे हम लेके आते रहेंगे। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक और एक अच्छी अप्रोच यूज करनी है, एक रेगुलर आपको चीजें रखनी है कि आज मैं 2 चीज पढ़ूं, रेगुलरिटी। क्योंकि किसी भी एग्जाम या किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए आपको एक चीज रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड रेगुलरिटी। अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं तो आप उस टास्क को या उस सेट ऑफ हर्डल को आप आसानी से पार कर पाएंगे। ठीक है, तो आई विल गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। सी यू इन द बैचेस। थैंक यू।